आप सभी जानते हैं कि जब आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो ये फर्स्ट पेज ओपन होता है, ठीक है? ये फर्स्ट पेज आईएफए का होम पेज है। तो इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे रहेगा आपका, वो ऐड क्लाइंट्स का रहेगा। तो आप चाहें तो किसी नए क्लाइंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी पासवर्ड मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, वो रखना है। मुझे यहाँ पे अपना टैक्स स्टेटस सेलेक्ट करना है, जो भी आप टैक्स स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज उसी के हिसाब से ओपन होगा। तो अगर आपने कंपनी सेलेक्ट किया है, तो कंपनीज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो भी फॉर्म्स को फिल करना होगा, वो ओपन होगा। सिमिलर केस में एचयूएफ, माइनर जो भी होगा, नेक्स्ट पेज वही ओपन होगा, ठीक है? और लास्ट है पैन नंबर। एक बार आप ये डिटेल्स आपने फिल कर दिया, उसके बाद ऐड क्लाइंट करना है और नेक्स्ट पेज में फिर आपको एड्रेस डिटेल वगैरह भरना होगा, तो वो मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा। उसके बाद देखते हैं क्या फीचर्स हैं हमारे पास। तो आप लिस्ट क्लाइंट भी कर सकते हैं। लिस्ट क्लाइंट का मतलब है कि आपके पास जितने क्लाइंट्स हैं, उनका लिस्ट आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए या तो सी ऑल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इंडिविजुअल क्लाइंट्स का डिटेल देखना है, तो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन, जिस चीज से आप सर्च करना चाहें, आप सर्च कर सकते हैं। होल्डिंग टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल, जॉइंट, जो भी आपको चाहिए, वो आपको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ बास्केट कैसे क्रिएट करना है। काफी आईएफएस का ये क्वेरी रहता है कि मैं अपने टोटल जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको कोई पर्टिकुलर फंड या बास्केट ऑफ फंड सजेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा, कैसे होगा, ठीक है? तो बास्केट क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर थीमेटिक बास्केट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट थीमेटिक बास्केट पे जाएंगे। अगर आपने पहले बास्केट क्रिएट किया है, उसमें फंड्स को चेंज करना चाहते हैं, तो एडिट थीमेटिक बास्केट करेंगे, ठीक है? तो बास्केट कैसे क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बास्केट का जो भी नेम डालना चाहें, जो बास्केट का थीम होगा, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो सपोज आपने एक बास्केट बनाया जिसको जिससे आप बैलेंस रिस्क और बैलेंस रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने नाम रख दिया इसका बैलेंस्ड बास्केट, ठीक है? अब यहाँ पे आपने एलोकेशन दो तरह से आप डाल सकते हैं, या तो परसेंटेज वाइज डाल सकते हैं या अमाउंट वाइज डाल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि परसेंटेज वाइज डालिए। क्लाइंट जो भी अमाउंट डालेगा, उसी परसेंटेज में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने परसेंटेज वाइज सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है बास्केट का रिस्क टाइप क्या रहेगा। तो यहाँ पे बैलेंस, चूंकि हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बैलेंस रख सकते हैं। जिस तरह के फंड आप ऐड करेंगे, उस तरह के रिस्क टाइप को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव, मॉडरेटिव, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड, जो भी आप रखना चाहें, यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे बैलेंस ले लिया। और नेक्स्ट आप इस बास्केट को किस चीज से कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बहुत सारे बेंचमार्क आ जाएंगे, जो भी बेंचमार्क आपको एप्रोप्रिएट लगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोई रैंडम बेंचमार्क यहाँ पे ले ले रहा हूँ, जो आपको फंड के हिसाब से सही लगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड्स में आप डालेंगे, अब यहाँ पे मैंने एचडीएफसी का एक बैलेंस एडवांटेज ले लिया। दूसरा मैंने एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी ले लिया। और तीसरा मैंने आईसीआईसीआई का कोई बैलेंस फंड ले लिया। वो भी यहाँ पे मैं रैंडम फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालना है, कितने परसेंट आपको एलोकेशन देना है इन तीनों फंड्स में, ठीक है? तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया 40, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने 50, और इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने 10। तो क्लाइंट जो भी अमाउंट डालेगा, इसी 40:50:10 के रेशियो में ये ऐड हो जाएगा।
और क्लाइंट फिर इन्वेस्ट कर सकता है। तो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है मैं क्लाइंट के प्रोफाइल में भी जाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव ऑन कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज आया सक्सेसफुली अपडेट बास्केट। बास्केट जो हमारा बन चुका है। अब ये जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके ऐप पे और वेब पे ये बास्केट शो करेगा, और कोई क्लाइंट चाहे तो डायरेक्टली उस बास्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकता है। नेक्स्ट ऐप्स जो है इंश्योरेंस सीआरएम, ये मैं कवर करूंगा लेटर जब मैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कवर करूंगा। आईपीओ पी2पी इन्वेस्टमेंट ये सारा कुछ मैं क्लाइंट्स के प्रोफाइल में कवर करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे, जो ऐड क्लाइंट मैंने दिखाया, ऐड क्लाइंट में यहाँ पे आपने क्लाइंट तो ऐड कर लिया। अब इसके बाद क्या स्टेप्स होंगे मैं दिखा रहा हूँ। तो क्लाइंट का प्रोफाइल आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली सर्च क्लाइंट का जो ऑप्शन आता है, यहीं पे आप जिस क्लाइंट का नाम डालिएगा उनका पूरा डिटेल, पैन नंबर और क्लाइंट आईडी यहाँ पे आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप क्लाइंट के प्रोफाइल पे चले जाइएगा। अगर आप ऐड क्लाइंट करते हैं तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी चीजें फिल करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्री फिल्ड है, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि पर्सनल डिटेल एक बार फिल करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। जैसे ही आप बैंक डिटेल फिल करेंगे और सेव करेंगे तो यहीं पे क्लाइंट का यूसीसी क्रिएट हो जाएगा। एक बार क्लाइंट का बीएससी आईडी और यूसीसी क्रिएट हो गया, उसके बाद ये फील्ड्स को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आप एडिट नहीं कर सकते हैं, आप टैक्स स्टेटस एडिट नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ये सारी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेप में जाने से पहले ही आप एक बार चेक कर लें कि आपने सारी चीजों को सही जो है फिल किया है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे आप फिल करेंगे, सेवन कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे ये टिकट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे क्लाइंट आईडी जो है, बीएससी क्लाइंट आईडी, ये फील्ड एडिटेबल होता है। यहाँ तो पहले से जनरेटेड है, अगर नहीं जनरेटेड होगा तो ये पार्ट आप एडिट कर सकते हैं। तो जो भी बीएससी क्लाइंट आईडी आपको रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करना है। अब जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी एक चाहिए होगा। ये ओटीपी क्लाइंट के पास तो जाएगा ही, साथ में आपके पास भी ये ओटीपी आएगा। ओटीपी कहाँ से लेना है, उसके लिए क्लाइंट का एडमिन पैनल पे प्रोफाइल ओपन करना है। तो ये सेकंड पैनल भी आपको मिलेगा, एडमिन पैनल। और डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन भी होगा एडमिन पैनल में जाने का। मैंने दिखाया नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लाइंट का नेम टाइप करना है, और यहाँ पे देखिए ओटीपी आया हुआ है। ठीक है, तो जो भी ओटीपी, मोबाइल ओटीपी जो आया हुआ रहेगा उसको आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। विदाउट क्लाइंट इंटरवेंशन के भी आप क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार आपने क्लाइंट का डिटेल फिल कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल कर लिया, बैंक डिटेल आपने फिल कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्लाइंट के पास यूसीसी का ऑथेंटिकेशन मेल जाएगा। जैसे ही आपने बैंक डिटेल सेव किया तो इस पॉइंट पे क्लाइंट के पास यूसीसी ऑथेंटिकेशन मेल जाएगा। तो अगर आपने पहले से ऑडियो नॉट क्लियर इन लिखा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। भाविन, ऑडियो क्लियर आ रहा है? ओके। और किन्हीं को ऑडियो में कोई इश्यू आ रहा है क्या? ग्रेट। सर आप एक बार रिकनेक्ट करके देखिए मीटिंग। हाँ, ओके, थैंक यू। आप एक बार रिकनेक्ट करके देखिए, हो सकता है इंटरनेट का आपका इशू आ रहा होगा या कोई और इशू आ रहा होगा सर। तो यहाँ पे पहले जिन लोगों ने अगर यूसीसी ऑथेंटिकेशन ऑफ करवा लिया
उनके क्लाइंट्स को यूसीसी ऑथेंटिकेशन नहीं जाएगा। लेकिन अभी 1-2 वीक पहले बीएसई ने यूसीसी ऑथेंटिकेशन ऑफ करना बंद कर दिया है एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो उसके बाद जो लोग हमारे नए आईएफए जो ऐड हुए हैं, जिन्होंने पहले यूसीसी ऑफ नहीं करवाया है, तो अभी ये फीचर बीएसई ने होल्ड पे डाल रखा है, अभी आप ऑफ नहीं करवा पाएंगे। तो जिनका पहले से ऑफ है वो ऑफ रहेगा, लेकिन अभी आप ऑफ नहीं करवा सकते हैं। ये स्टेज हो गया तो क्लाइंट के पास एक सिंपल मेल जाता है यूसीसी के लिए, क्लाइंट को उसको लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करके यस पे क्लिक करके सेव कर देना है उसको बस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बीएससी पे आपको एईएफ क्रिएट करना है। तो एईएफ क्रिएट करना बहुत ही इजी है, आपको सिंपली चेक और सिग्नेचर इमेज अपलोड करना है। ठीक है। तो चेक और सिग्नेचर इमेज जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो एईएफ अपने आप जनरेट हो जाएगा और एईएफ बीएससी को सबमिट हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका चेक इमेज 100 केबी से बड़ा हो। टिपिकली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि चेक इमेज को आप 100 केबी के अंदर रखिए और सिग्नेचर इमेज को 100 केबी के अंदर रखिए, कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपका चेक इमेज बहुत बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ कंप्रेस जेपेग पे ले जाएगा, यहाँ पे आप फाइल्स को अपलोड कीजिए जो चेक इमेज आपका बड़ा हो रहा है और फिर आप कंप्रेस्ड इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सर। ये फीचर हम लोगों ने रिसेंटली ऐड किया है, तो ये फीचर का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो एएफ फॉर्म जो जनरेट हुआ है उसको डायरेक्टली बीएससी पे भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे डाउनलोड एएफ फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको रेयर केस में ही करना है, 99% केस में आपको क्या करना है, चेक अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपने आप एओएफ पे कैप्चर हो जाएगा और आप जैसे ही सबमिट करेंगे एओएफ सबमिट हो जाएगा क्लाइंट का। एक कॉमन एरर कभी कभी हमारे आईएफएस का आता है कि क्लाइंट स्टेटस इज नॉट एक्टिव। इसका एक ही मतलब होता है कि यूसीसी ऑथेंटिकेशन डन नहीं है, यूसीसी आपको फिर से करना होगा। तो ये आपका एएफ इमेज है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा और वो सिग्नेचर कैप्चर हो जाएगा। एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फटका करना। तो फटका के लिए आप यहाँ पे फटका का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है, एचयूएफ है, तो उनका फटका बीएससी पे करना होगा। वो मैं आगे मीटिंग में दिखाऊंगा कि कैसे बीएससी पे फटका किया जाता है। बीएससी पे फटका का फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को आपको फिर वापस सिग्नेचर लेके क्लाइंट का स्टैंप लगा के और बीएससी पे ही अपलोड कर देना है। तो वो मैं आगे कवर करूंगा। तो यहाँ पे फटका आपका हो गया एक बार, तो क्लाइंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है। अगर आप लमसम तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं, अगर आपको एसआईपी करना है तो ऑब्वियसली आपको मैंडेट्स करना होगा। तो मैंडेट्स यहाँ पे 3 तरह के मैंडेट्स आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप नॉमिनी होगा तो नॉमिनी भी आप अपडेट कर सकते हैं यहीं से। अप टू 3 नॉमिनीज आप ऐड कर सकते हैं और एक बार नॉमिनी आपने ऐड कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई एक मैंडेट करना होगा। तो 3 तरह के मैंडेट हमारे पास हैं, आईसिप, नैच और ई नैच। ठीक है। तो ई नैच सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है। इनैच के लिए आप जैसे ही इनैच पे क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक आपने डाला होगा रजिस्टर करते समय, तो बैंक पे जो भी बैंक आपने डाला होगा वहां पे आप क्लिक करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, बैंक ऑटो सेलेक्टेड आएगा। अगर आपने मल्टीपल बैंक ऐड कर रखा है तो यहाँ पे मल्टीपल बैंक शो करेगा, जो जिससे भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। मैंडेट अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है और रजिस्टर इनैच पे क्लिक करना है। क्लाइंट के पास एक मेल जाएगा, क्लाइंट को उस मेल को ऑथेंटिकेट करना होगा डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। ठीक है। तो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कुछ भी क्लाइंट यूज कर रहे होंगे तो ऑथेंटिकेट कर देना है और 1 वीक के अंदर इनैच अप्रूव हो जाएगा, आप एसआईपी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंडेट है नैच मैंडेट। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का एक्सेस ना हो, तो वैसे केस में आप नैच मैंडेट करना चाहेंगे। तो नैच मैंडेट में आपको क्या करना है, जैसे ही आप नैच मैंडेट पे क्लिक करेंगे तो अमाउंट आपको डालना है, बैंक सेलेक्ट करना है और रजिस्टर न्यू मैंडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। एक बार आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आपको
नैच का स्कैन मैंडेट डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर लेना है क्लाइंट का। बेसिकली ओटीएम फॉर्म होता है, ओटीएम फॉर्म पे यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ लेना है और इसको स्कैन करके या तो क्लाइंट यहाँ अपलोड कर देगा या आप क्लाइंट के बिहाफ पे क्लाइंट से मंगवा के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्लाइंट ईच एंड एवरी स्टेप वो कर सकता है। यहाँ पे सारा कुछ आईएफए अगर क्लाइंट एज ए क्लाइंट लॉग इन करे या क्लाइंट अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करे, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई वो सारा कुछ क्लाइंट अपने एंड से भी कर सकता है। और नेक्स्ट है आईसिप मैंडेट। तो आईसिप मैंडेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैंडेट होता है और इससे आप लमसम का पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्लाइंट को अपने नेट बैंकिंग में जाके, मोबाइल बैंकिंग में जाके बिलर ऐड करना होगा, ठीक है। अब ये एक बार ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नेम सर्च कीजिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नेम आपने सर्च कर लिया तो म्यूचुअल फंड का प्रोफाइल ये ओपन हो जाएगा। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर जितना भी रिटर्न आ रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। म्यूचुअल फंड का ग्राफ यहाँ पे सिंस इंसेप्शन शो करेगा। और आप चाहें तो म्यूचुअल फंड का फंड हाउस का फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, स्कीम डिटेल आप देख सकते हैं, और नहीं तो फंड का फैक्ट शीट आप चाहें तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंड के फैक्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का मॉर्निंग स्टार से टाई अप है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं फैक्ट शीट इस पर्टिकुलर फंड का। इस फंड में किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है, क्या क्या फंड है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं सर। नेक्स्ट आप बेंचमार्क से उसका रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं और जैसा फंड आपने चूज किया है उस कैटेगरी में सिमिलर फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगा कि नहीं इस फंड से बेटर कोई और फंड कर रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बाई करके क्लिक भी कर सकते हैं। तो परचेज फिर कैसे करना है? परचेज करने के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा वन टाइम या फिर एसआईपी, जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपने एसआईपी सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ मैंडेट सेलेक्ट करना होगा। मैंडेट जो भी आप करना चाहें सेलेक्ट कर लीजिए। फोलियो नंबर अगर पहले से उसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट है तो फोलियो नंबर शो करेगा। आप चाहें तो न्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर फोलियो में अगर परचेज एडिशनल परचेज तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको डालना है, डेट सेलेक्ट करना है और 10 ईयर सेलेक्ट करना है। 10 ईयर में ध्यान दीजिएगा ये ईयर्स में है, कई बार लोग 9999 डाल देते हैं उसके बाद फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ईयर्स में है तो आपको सिंस इंसेप्शन अगर आपको अगर ये एसआईपी बंद नहीं करना है तो 99 भी आप डाल सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज ही पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टुडे पे क्लिक कीजिएगा। अगर यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर पेमेंट टुडे का ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है और एक कॉमन क्वेरी आता है कि फर्स्ट ऑर्डर टुडे क्यों नहीं इनेबल्ड आ रहा है। तो वैसे केस में क्या है कि आपका मैंडेट अप्रूव नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है इसलिए एक्चुअल मैंडेट नहीं है ये। तो यहाँ पे मैंडेट अप्रूव नहीं है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर टुडे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैंडेट अप्रूव होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर टुडे का ऑप्शन आता। कई बार लोग ये बोलते हैं, आईएफए जी बोलते हैं कि मैंने मैंडेट तो करवाया है लेकिन फिर भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, क्लाइंट का प्रोफाइल एडमिन पैनल पे ओपन कर लीजिए और मैंडेट जहाँ पे लिखा है उसके सामने पेन आइकन जो है यहाँ पे देख रहे हैं पेन आइकन, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा सिस्टम बीएससी से जुड़ेगा और लेटेस्ट मैंडेट जो होगा एज पर बीएससी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वन टाइम सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाए तो जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो इसका मतलब क्लाइंट के पास पेमेंट का मेल लिंक जा चुका है, बीएससी की तरफ से जाएगा और फंड एक्सपर्ट की तरफ से भी जाएगा। किसी मेल से वो चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपके सामने बैठा है तो आप यहाँ से भी पेमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, यूपीआई और मैंडेट्स, ठीक है।
तो नेट बैंकिंग में आपका जो भी नेट बैंकिंग अपडेटेड होगा उसी से आप पे कर सकते हैं। एनईएफटी जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे ये बैंक डिटेल्स आ जाएगा और इस पर्टिकुलर बैंक डिटेल्स में आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करवाना है और जो भी रेफरेंस नंबर आपका आएगा यहाँ पे एंटर कर देना है। अब कई बार ये कॉमन क्वेरी आता है कि ऑर्डर नॉट फाउंड। जैसे ही आप एनईएफटी से पेमेंट कर रहे हैं तो ऑर्डर नॉट फाउंड, इसका मतलब ऑर्डर एक्सपायर हो चुका है। तो एक सजेशन मैं ये देता हूँ कि जब भी आपको एनईएफटी से करना हो तो पहले आप पेमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट पे जाइएगा तो ये डिटेल्स तो आपको मिल ही जाएगा, है ना? तो इस डिटेल पे आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद जो आरटीजीएस, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कीजिए, उसके बाद आरटीजीएस नंबर डालिए, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है यूपीआई। यूपीआई में आप अपना यूपीआई डाल सकते हैं यहाँ पे और जो भी आप यूपीआई ओपन कीजिएगा वहां पे डायरेक्टली पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पे कर सकते हैं। और पे थ्रू मैंडेट्स भी आप कर सकते हैं। अगर आपका मैंडेट्स प्री रजिस्टर्ड है तो आप लमसम भी पे कर सकते हैं मैंडेट्स के थ्रू। एक बार पेमेंट हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो पेमेंट एज ए फंड में परचेज होगा और वो एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो करेगा। तो वो कैसे शो करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला है होल्डिंग व्यू, टेबल व्यू और टाइमलाइन व्यू। तीनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। होल्डिंग व्यू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। होल्डिंग व्यू क्यों देखते हैं हम लोग? जब मेरे को उस इन्वेस्टमेंट का डिटेल देखना है, ठीक है? क्या फोलियो नंबर है, किस एआरएन पे लगा है, अगर आपके पास मल्टीपल एआरएन है तो यहाँ पे एआरएन भी शो करेगा। एनएवी क्या था परचेज के समय, एवरेज यूनिट्स क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड क्या था, ठीक है? तो ये थोड़ा डिटेल में आएगा। यहाँ आपका रिटर्न आएगा, एब्सोल्यूट रिटर्न, एक्सआईआर, जो भी आप चाहें यहाँ पे शो करेगा। दूसरा है टेबल व्यू। अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, 20-30 इन्वेस्टमेंट होल्डिंग व्यू में आप नहीं देख रहे हैं, आपको समराइज व्यू देखना है, तो उसके लिए आप टेबल व्यू देखेंगे। तो टेबल व्यू में जितना भी ओरिजिनल कॉस्ट है इसका टोटलिंग आएगा यहाँ पे और इसका करंट वैल्यू का भी टोटल आएगा। टोटल रिटर्न, एक्सआईआर जो भी आ रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न, सब सारा कुछ शो करेगा। टेबल व्यू में ही आपको ऑप्शन मिलेगा एसओए डाउनलोड करने का। तो आप एक्शन पे जाएंगे, एसओए पे क्लिक करेंगे और कैम्स का भी जो भी अगर आपका क्रेडेंशियल अपडेटेड होगा तो यहाँ पे एसओए डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइमलाइन व्यू। एसआईपी मेरी कटी कि नहीं कटी, इस महीने का इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हुआ, ये सारी चीजों को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइमलाइन व्यू में जाइए और टाइमलाइन व्यू में जो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन होगा वो सबसे ऊपर शो करेगा। मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्रीन में शो करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जो भी रिडम्पशंस होंगे वो राइट में शो करेगा रेड में, ठीक है? आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर डेट पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया अप्रैल का, आपको देखना है एसआईपी गया कि नहीं, तो आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डेट सेलेक्ट कर लिया और उस दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे तो यहाँ पे शो करेगा। ये तो हो गया जो आपके कोड पे इन्वेस्टेड है, आपके एआरएन के अंदर इन्वेस्टेड है। हो सकता है क्लाइंट ने बाहर भी इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी बैंक के थ्रू किया हो या डायरेक्ट किया हो, तो वो ट्रांजैक्शंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन आपको एक्सटर्नल के अंदर शो करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कैश स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो कैश स्टेटमेंट कैसे अपलोड करेंगे वो सारा कुछ मैं अभी शो कर रहा हूँ। हाँ, मुझे अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो मैंने रीलॉग इन किया।
यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्टली एडमिन पैनल भी जा सकते हैं। गो टू एडमिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्टली एडमिन पैनल पे चले जाइएगा, और एडमिन पैनल से अगर फ्रंट पैनल पे आना है तो एडमिन पे जाइए और यहाँ पे लॉग इन टू फ्रंट पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो दोनों इंटरचेंजेबल है, आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली गो टू एडमिन पे क्लिक कीजिएगा, एडमिन पे आप चले जाइए। तो वापस मैं क्लाइंट के अकाउंट में जाता हूँ। एक बार प्रोफाइल लोड हो जाए तो यहाँ पे एक्सटर्नल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लाइंट का अदर ब्रोकर पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा वो भी शो करेगा। और मजे की बात ये है, और बिल्कुल ये यूनिक फीचर है फंड एक्सपर्ट पे, कि आप उस पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो एडिशनल परचेज करना चाहें, रिडीम करना चाहें, स्विच करना चाहें, एसटीपी लगाना चाहें, एसडब्ल्यूपी करना चाहें, जो भी आप करना चाहें आप यहाँ यहीं से कर सकते हैं। क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी एक जगह पे दिखेगा, सारा पोर्टफोलियो, तो ये क्लाइंट के लिए भी इजी होगा ट्रैक करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्विच करेंगे ऑटोमेटिकली आपके कोड में वो आ जाएगा। रिडेम्पशन तो खैर वैसा ही क्लाइंट के अकाउंट में चला जाएगा। एडिशनल परचेज भी आप एक्सटर्नल फंड्स पे करते हैं तो वो फंड्स फिर आपके कोड पे ही आएंगे। कुछ फंड्स डायरेक्टली स्विच पे आपको ब्रोकरेज अलाउ नहीं करेंगे, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब मार्केट अप हो तो आप लिक्विड में ले लीजिए, और मार्केट डाउन हो तो फिर आप उसको स्विच कर दीजिए। अब आते हैं रिपोर्ट्स पे। क्या रिपोर्ट्स यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं? रिपोर्ट्स में जितनी भी रिपोर्ट्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे आपको कैपिटल गेन डाउनलोड करना है, आपको ईएलएसएस ट्रांजैक्शन डाउनलोड करना है, फैमिली रिपोर्ट डाउनलोड करना है, सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। तो ये हम लोग आ गए रिपोर्ट्स के पेज पे। तो यहाँ आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट आपको डाउनलोड करना है, तो जिस शेयर का आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे शो करेगा। और ये रियलाइज्ड कैपिटल गेन है। अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो एडमिन पैनल से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्लाइंट के एडमिन पैनल पे जाइएगा, रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा और अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन पे क्लिक कीजिएगा, तो अनरियलाइज्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और रियलाइज्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो इस किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे आप जो भी, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट। नेक्स्ट है ईएलएसएस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो एटीसी के लिए आपको जो रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ एक्सेल जिसमें अभी आप करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। इसमें सारा कुछ कवर्ड होगा। इसमें जितने भी एसआईपी, जितने भी म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन है वो सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप होल्डिंग्स, आप चाहें तो या तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑल में एक्सटर्नल वाला भी कैप्चर करेगा। ठीक है, और आप चाहें तो डिटेल्स, आप चाहें तो इंटरनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इंटरनल में जो आपके कोड पे इन्वेस्टेड है बस वो रिपोर्ट आएगा।